सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखेंगे। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, लेकिन कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो लास्ट वीडियो किए थे उसका कंटिन्यूटी आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखेंगे। आप लोगों को पता है कि यू नो दैट एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम लोग यूज़ करते हैं तब दो मेथड्स यूज होता है जनरली। वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अदर इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दिया था। आज इसके ऊपर सवाल बनाएंगे, जैसे एग्जाम में आता है वैसा सवाल करेंगे। सबसे पहले एक आसान सवाल सिंपल एवरेज मेथड के ऊपर ले लें। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, जनरली 3, 4, 5 साल का प्रॉफिट आपको दे देगा, आपको उसकी एवरेज करना है। मानो आपको बोलेगा, एक आसान सा प्रॉब्लम लेते हैं, कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1। इसमें मानो आपको लास्ट 4 ईयर्स में क्या आपका प्रॉफिट था ये दे देगा। मतलब लास्ट 4 ईयर में आपका प्रॉफिट था 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। अगर इफ यू वांट टू कंप्यूट सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ दोज लास्ट 4 ईयर्स, आपको क्या करना है, अगर आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, लास्ट 4 साल की जो भी प्रॉफिट्स है उसको जोड़ दो, ऐड कर दो, और 4 साल का प्रॉफिट है तो इसका एवरेज करने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कितना आता है, 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 4, 2,50,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग क्यों गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं, गुडविल क्या है, क्यों वैल्यूएशन होता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने कुछ नहीं बोले, क्योंकि लास्ट वीडियो में इसका पूरा बैकअप है। तो लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, गुडविल पार्ट 1 जो है, इंट्रोडक्शन टू गुडविल, इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल, वो देख लेना। तो उस वीडियो में भी हमने बोला कि क्यों प्रॉफिट की बेसिस पे, प्रॉफिट की आधार पे हम लोग गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसका कारण यही है, प्रॉफिट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज्यादा है उसका गुडविल ज्यादा है, गुडविल ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। यानी प्रॉफिट रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट रिफ्लेक्ट्स दैट द बिजनेस हैज अ गुडविल। देयरफॉर वी आर trying to measure the value of goodwill on the basis of profit. That is why we are considering profit here. Here profit of last 4 years are given and we are computing the simple average of that profit. That simple average profit reflects the future of the organization. इसका मतलब यही है, हम लोग assumption कर रहे हैं कि ये जो लास्ट 4 साल में जो भी चीज़ घटा है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट अगर एवरेज में फ्यूचर ईयर्स में जनरेट करेगा तो कितना प्रॉफिट फ्यूचर ईयर में आने का संभावना है, प्रोबेबिलिटी कितना है प्रॉफिट आने का। तो हम लोगों ने देखा 2,50,000 प्रॉफिट आने का संभावना है। अब आपको बोलेगा इस बिजनेस का गुडविल, आपको सवाल में बोल देगा कि गुडविल कितना है, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आपका गुडविल का वैल्यू है। अब इस 3 years परचेज का मतलब क्या है इसका माने है पास्ट जो भी प्रॉफिट्स यहां पर, ये दीज ऑल आर पास्ट प्रॉफिट्स,
लास्ट 4 साल का प्रॉफिट है। ये जो लास्ट 4 साल का प्रॉफिट से जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, हम लोग मान रहे हैं कि आने वाला 3 साल तक इस प्रॉफिट का बेनिफिट जो भी है वो मिलता रहेगा, इसीलिए 3 इयर्स बोला गया। अगर यहां पर 4 इयर्स या 5 इयर्स बोलेगा, उसका मतलब यही है, ये जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है लास्ट 4 साल से, इस लास्ट 4 साल का एवरेज प्रॉफिट का जो भी बेनिफिट, जो भी इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर रहेगा, वो आने वाला 5 साल तक मिलता रहेगा। यहां पर 3 इयर्स परचेज बोला है, इसका मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट 2,50,000 आया है, इसका बेनिफिट मतलब 2,50,000 करके प्रॉफिट आने वाला 3 साल में मिलता रहेगा। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। इसीलिए गुडविल का वैल्यू कैलकुलेशन में हम लोग 3 इयर्स यूज किया है। आपको सवाल में जितना ईयर बोलेगा, अगर बोलेगा 3 इयर्स तो 3 इयर्स, 4 इयर्स तो 4 इयर्स, जो बोलेगा वही लिखना। तो हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे फिर? 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 3 इयर्स परचेज के लिए हम लोग 3 लिखा, और 1 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 साल का प्रॉफिट क्या है? 2,50,000। तो 3 साल का जो प्रॉफिट होगा, यानी ₹7,50,000, इसको यहां पर हम लोग गुडविल मानेंगे। यह है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का तरीका। अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाला जाता है देखते हैं। लेकिन यहां पर कुछ नया बात बोलेंगे हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? यहां पर प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से उभर के आ रहा है, सिर्फ उसे हम लोग यहां पर प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते हैं। यहां पर प्रॉफिट का डेफिनेशन में कुछ ट्विस्ट है। यहां पर मैंने लिखा है, ये जो एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात चल रहा था, ये जो प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे दे दिया था, यहां मैंने अपने मीटा डाला, ये जो प्रॉफिट आपको दे दिया है, ये प्रॉफिट आखिर किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज नॉट आउट ऑफ पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट उभर के आ रहा है, उसे सिर्फ ऐसा प्रॉफिट नहीं बोला जाता। यहां पर प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है मैंने लिखा है। यहां पर जो प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख था, और उसकी बेसिस पे हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट निकाला था, उस एवरेज प्रॉफिट का डेफिनेशन एक्चुअली है एवरेज एनुअल ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यानी यहां पर जो प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उस एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअली बोला जाता है एवरेज एनुअल ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? देखो धीरे धीरे इसका मतलब समझेंगे हम लोग। एवरेज एनुअल मतलब आपको समझ में आ गया। हम लोग क्या कर रहे थे? एनुअल 4 साल का यहां पर मैंने भूल से मीटा डाला। यहां पर जो 4 साल का हम लोगों ने प्रॉफिट लिया था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उस 4 साल का प्रॉफिट को हम लोगों ने एवरेज किया, इसीलिए एनुअल प्रॉफिट का एवरेज हुआ। इसलिए हम लोग बोल रहे एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं, उसका फीचर क्या है? हम लोग अभी बोल रहे हैं कि उस प्रॉफिट का, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं, जो प्रॉफिट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उसका फीचर क्या है? उसका फीचर है पहले एवरेज एनुअल, मतलब एनुअल प्रॉफिट का एवरेज। उसके बाद है ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब, मानो आई एम ए बिजनेसमैन, मैंने क्या करता हूं, आई एम ए शू मैन्युफैक्चरर, जूता बनाता हूं, बेच के प्रॉफिट कमाता हूं। अगर मेरा एक लैंड है, मैंने उस लैंड को बेच दिया, वहां से प्रॉफिट हो गया मेरे को, या मैंने, मेरा बिजनेस ने क्या किया, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गया, या आसान भाषा में अगर बोलेंगे तो मानो 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 लॉटरी इनकम हो गया बिजनेस का पैसा से मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदे थे, वहां से मेरा इनकम हो गया। तो ये थोड़ी मेरा ट्रेडिंग इनकम है। या मेरे पास बहुत अनयूज्ड फंड थे, बिजनेस में नहीं लग रहा था, मेरे हाथ में पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, बिजनेस का वही फंड मैंने बाहर किसी जगह में इन्वेस्ट कर दिया। मानो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, मानो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, मानो दूसरा किसी कंपनी का डिवेंचर में या शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अगर वहां से हमको कुछ रिटर्न आएगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी डिविडेंड मिलेगा, ये जो इनकम जनरेट कर रहा है, दिस इनकम इज नॉट ट्रेडिंग इनकम। आई एम ए शू मैन्युफैक्चरर, जूता बेच के जो इनकम होता है वो मेरा ट्रेडिंग इनकम है, वो मेरा बिजनेस से इनकम होता है। लेकिन अगर जूता बेचने के बाहर दूसरे किसी जगह से हमको कुछ इनकम हो जाता है, जो मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन से नहीं है,
जैसे मैंने बोला कि हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, हमको डिविडेंड मिल रहा है, दूसरे मेरा लैंड को बेच दिया, लैंड बेच के प्रॉफिट कर लिया, ऐसा इनकम अगर हो रहा है तो इसे हम लोग नॉन ट्रेडिंग इनकम कहते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट के अंदर जो पीएल से प्रॉफिट आया है, हम लोग पीएल में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम लोग बाय इंटरेस्ट लिख देते हैं, बाय डिविडेंड मिला वो भी लिख देते हैं, लेकिन दोज इनकम्स आर नॉट ट्रेडिंग इन नेचर। ये सब इनकम मेरा ट्रेडिंग इनकम नहीं है। ट्रेडिंग इनकम मतलब जो इनकम मेरा ऑपरेशन से जनरेट कर रहा है, मेरा बेसिक ऑपरेशन क्या है, जूता बनाना, शू मैन्युफैक्चर करके जो इनकम जनरेट कर रहा है उसे ट्रेडिंग इनकम कहते हैं। तो यहां पर हम लोग ट्रेडिंग इनकम को सिर्फ कंसीडर करेंगे। कोई बोलता है क्यों ट्रेडिंग इनकम को कंसीडर करेंगे? अब सोच के देखो, आप किस चीज के लिए मेरा गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हो? आई एम फेमस फॉर माई शू, देयरफॉर शू मैन्युफैक्चर करके मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है ये तो आपको देखना है। मेरे को कहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, लैंड बेच के प्रॉफिट हुआ है, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन कंप्यूटिंग माई गुडविल। मेरा अपना जो काम है, मेरा जो ऑपरेशन है जूता बनाना, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आपको कंसीडर करना है। इसीलिए हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। इसका मतलब अगर आपको जो प्रॉफिट दिया जा रहा है, जैसे मेरे को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख प्रॉफिट दे दिया गया था, ऐसा प्रॉफिट के अंदर अगर कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम घुस के बैठा हुआ रहेगा, इफ एनी नॉन ट्रेडिंग इनकम इज इंक्लूडेड इन माई प्रॉफिट्स, देन आपको क्या करना है, हटा सावन की घटा। ऐसा प्रॉफिट अगर घुस के बैठा रहेगा मेरा प्रॉफिट के अंदर, इसको दैट शुड बी किक्ड आउट। आपको बाहर फेंको इसे। नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर प्रॉफिट के अंदर घुसा है तो उसे बाहर फेंको। हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग इनकम को कंसीडर करेंगे। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल मतलब जो प्रॉफिट हम लोग फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं। मतलब मानो आपका घर में आपका बड़ी दीदी है, उनका शादी देना है, तो शादी में आप लोग लड़का ढूंढ रहे हो। कैसा लड़का आपका पसंद है? जनरली लोग बोलता है कि गवर्नमेंट सर्विस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होगा तो बहुत अच्छा है। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस जॉब वाला आदमी को हम लोग ज़्यादा ढूंढते, मोस्ट प्रेफर करते? क्योंकि वी एक्सपेक्ट उनका जो इनकम है वो फ्यूचर में मेंटेन कर पाएगा। वो अगर किसी का बिजनेस है, हो सकता है अभी बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर बिजनेस में कुछ गिरावट आ गए तो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब एक बिजनेस फ्यूचर में जो प्रॉफिट मेंटेन कर सकता है। जैसे एक गवर्नमेंट सर्विस जो करता है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसका इनकम यही रहेगा मतलब बढ़ता रहेगा और प्राइस लेवल के साथ उसका मैचिंग सेम जाएगा, मतलब रियल इनकम सेम रहेगा। तो हम लोग गुडविल जो कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आज क्या प्रॉफिट हो रहा है ये नहीं देखते, हम लोग आज का प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट से हम लोग देखते हैं दूर वाला प्रॉफिट को। मतलब ये बिजनेस क्या आज जो प्रॉफिट हो रहा है इसको फ्यूचर में मेंटेन कर पाएगा? अगर आपको लगे कि अभी जो प्रॉफिट हो रहा है इसका एक पार्ट या कोई पोर्शन फ्यूचर में मेंटेन नहीं होगा, तो दैट पोर्शन शुड नॉट बी कंसीडर्ड। हम लोग यहां पर प्रॉफिट उसी को प्रॉफिट कहेंगे जितना प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेन कर पाएगा बिजनेस। समझे? तो एवरेज प्रॉफिट निकालना, जैसे हम लोग यहां पर फालतू आसानी से कर रहे थे, इतना आसान नहीं है। ये कैलकुलेशन करने के समय आपको दैट डेफिनेशन शुड हैव बीन इन योर माइंड कि कैसा एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमको। एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसा? जो ट्रेडिंग हो, जो अपना बेसिक ऑपरेशन से जनरेट किए हो, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर वो प्रॉफिट आपको आप मेंटेन कर सकें। तो मैंने यहां पर एक टेबल बनाया है जहां पर मैंने दिखाया कैसे एवरेज प्रॉफिट एवरेज एनुअल ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन किया जाए। तो क्या लिखा मैंने, हम लोग जो एवरेज एनुअल ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट उभर के आया है उसको पहले लेंगे, फिर देखेंगे क्या उस ईयर की प्रॉफिट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है इसमें ऐसा कुछ है जिसके कारण प्रॉफिट घट गया है। अगर घट गया है, अगर प्रॉफिट घट गया है किसी
कारण के लिए, जैसे एबनॉर्मल लॉस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा। तो आज क्या करना है, आपको उस प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट उभर के आया है उसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे और क्यों? क्योंकि हमको इस प्रॉफिट में पहुंचना है। देखो, कोई एक इंडिविजुअल ईयर का जो नेट प्रॉफिट पीएल से उभर के आया है, हो सकता है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ऐसा कुछ प्रॉफिट, ऐसा कुछ चीज चार्ज करके रखे हो जैसे टू एबनॉर्मल लॉस। अगर एबनॉर्मल लॉस आप यहां पर चार्ज करके रखोगे तो क्या होगा, मानो 10,000 एबनॉर्मल लॉस अगर प्रॉफिट में चार्ज करके रखोगे तो अल्टीमेट जो नेट प्रॉफिट आएगा ये तो घट जाएगा। आप बोलोगे हाँ घटना ही तो चाहिए, लॉस तो हुआ। लेकिन एक बात सोचो, हम लोग क्या चाहते हैं यहां पर? हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालें। एबनॉर्मल लॉस क्या हर साल होता है? फ्यूचर में भी होता रहेगा। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? आग में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया या फ्लड वाटर में आपका सामान बह गया, तो हर साल होता है क्या ये? मतलब इस साल में हुआ है, सिर्फ इस साल का प्रॉफिट में इसका इंपैक्ट आना चाहिए, इसलिए तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिया है। लेकिन हम लोग तो अभी नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकल रहे हैं, हम लोग तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल रहे हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब जो फ्यूचर में सस्टेन करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, मानो आपका क्लास में एक स्टूडेंट है, आपके साथ वो एकदम आपका फ्रॉम योर वेरी चाइल्डहुड वो आपके साथ पढ़ रहा है, वो हर साल में फर्स्ट होता है। मतलब जो सेकंड बॉय है उसके साथ उसका मार्क्स का डिफरेंस मानो 200-300 मार्क्स का रहता है, इतना अच्छा स्टूडेंट है वो। अब एक क्लास में क्या हुआ, उसने फेल कर गया। अब वो अगर फेल कर जाएगा तो क्या आप सोचोगे कि वो खराब स्टूडेंट है? आप बोलोगे जरूर कुछ प्रॉब्लम है, उसका फैमिली में हो, उसका तबीयत में हो, उसका मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो वो फिर फास्ट होगा और नेक्स्ट साल में देखना वो फिर फास्ट होगा। मतलब कोई एक एबनॉर्मल चीज के लिए, कोई एक एबनॉर्मल फिनोमिनन आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ के जाता है। इसीलिए अगर किसी साल में बिजनेस में कोई एबनॉर्मल लॉस होगा है, नेट प्रॉफिट तो घट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट तो घट जाएगा जरूर। लेकिन जब आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालोगे तब क्या करोगे? उस एबनॉर्मल ईयर को, उस एबनॉर्मल फिनोमिनन को कंसीडर नहीं करोगे। उस एबनॉर्मल लॉस के लिए जो भी प्रॉफिट घटा है, आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में उसका इंपैक्ट नहीं दोगे, क्योंकि फ्यूचर में तो ये नहीं होगा। एबनॉर्मल लॉस तो कोई एक साल में हो गया। वैसे ही मानो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग मतलब जो एक्सपेंसेस बार बार नहीं होता, कोई एक साल में हो गया। तो ऐसा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस तो हर साल नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट क्या चाहिए? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। मतलब फ्यूचर में उस एक्सपेंसेस रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए, फ्यूचर में वो एक्सपेंसेस होना चाहिए। लेकिन ये तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, फ्यूचर में इसका इंपैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन इस साल में हुआ तो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को, नॉन रिकरिंग मतलब जो एक बार होता है, बार बार नहीं होता। रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब जो बार बार होता है। टू नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपने चार्ज किया है, प्रॉफिट को घटाया है। ये जो नेट प्रॉफिट आया आपका यहां पर नेट प्रॉफिट, उसको आपने घटा दिया, आपने सही किया। लेकिन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम लोग निकालने में है, निकल रहा हूं, इसमें उसका कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपने पीएल में डेबिट करके प्रॉफिट को घटा दिए हो तो यहां पर ऐड कर देना पड़ेगा, इस प्रॉफिट के साथ ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही मानो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? मानो आपने एक मशीनरी खरीदे हो, तो आपको पता है कोई मशीनरी खरीद के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में टू मशीनरी लिखता है? कोई नहीं लिखता है। डिप्रिसिएशन होगा तो लिखोगे। अब अकाउंटेंट रॉन्गली क्या किया, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनरी परचेज को उसने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देगा तो नेट प्रॉफिट तो घट जाएगा। दैट एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी शोन हियर। तो आपने जो मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है, ये तो प्योर एरर कमिटेड बाय अकाउंटेंट, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और इसके चलते क्या हुआ? नेट प्रॉफिट घट गया। तो आज क्या करना पड़ेगा हमको? इसको ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, सही जगह में लेके आना पड़ेगा, इसलिए इसको ऐड करेंगे।
कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, मतलब उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स बेच के लॉस होना, ये क्या मेरा ट्रेडिंग ऑपरेशन है। मेरा तो ट्रेडिंग ऑपरेशन था जूता बेचना, लेकिन एसेट्स बेच के, मशीनरी बेच के, लैंड बेच के आपको लॉस हो गया, यानी प्रॉफिट घट गया। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिंग ऑपरेशन नहीं है, तो हम लोग इसको भी ऐड कर देंगे। वैसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सवाल जब करेंगे इसका एनालिसिस करेंगे। फिर आ जाते हैं, ऐसा कुछ पॉइंट्स रहता है जिससे क्या होता है, आपने प्रॉफिट को बढ़ा चुके हो, बढ़ा दिए हो प्रॉफिट को, आज क्या करेंगे घटाएंगे प्रॉफिट को, क्योंकि फ्यूचर में ये इनकम सबका कंटिन्यू नहीं करेगा। हम लोग तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। मानो एबनॉर्मल गेन, किसी एक साल में आपका एबनॉर्मल गेन हो गया, तो ये क्या हर साल होता रहेगा? अगर हर साल होता रहेगा तो उसको और हम लोग एबनॉर्मल गेन नहीं कहेंगे, एबनॉर्मल नहीं कहेंगे। अगर हर साल होता रहेगा कोई गेन, तो वो एबनॉर्मल कैसे हो गए? वो तो नॉर्मल गेन हो जाएगा। फिर एबनॉर्मल गेन अगर होगा तो वो किसी एक साल में हो गया, वो फ्यूचर में हर साल में नहीं होगा वो गेन, इसलिए हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर है आपका नॉन रिकरिंग इनकम। एक ही चीज है, कोई एक इनकम एक बार हो गया, बार बार नहीं, ऐसा इनकम नहीं जनरेट करेगा। जैसे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गया, कोई एक ऐसा, ये जो साल है ये अभी कोरोना का लहर चल रहा है, तो आपका बिजनेस ठीक ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दिया है, कुछ आपको ग्रांट मिला है। ये तो हर साल हर वक्त मिलता नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसा इनकम को हम लोग नॉन रिकरिंग इनकम कहते। कोई एक साल में हो गया, उस साल का प्रॉफिट इनहांस कर गया, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में उसका इंपैक्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने कोई फिक्स एसेट्स बेच के, सिर्फ एसेट्स नहीं है, इसको यहाँ पर फिक्स एसेट्स लिखना चाहिए। आपने कोई फिक्स एसेट्स बेच के प्रॉफिट कमाया है, लैंड बेच के प्रॉफिट कमाया, ये भी तो नॉन ट्रेडिंग इनकम हो गया। क्या आपका बिजनेस है लैंड बेच के प्रॉफिट कमाना? तो ऐसा प्रॉफिट को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम लोग लेस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम, अगर इसमें घुसा हुआ है। नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या है? अभी बोला मैंने, थोड़ा पहले बोला है। नॉन ट्रेडिंग इनकम का मतलब जनरली इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये दोज इनकम्स आर नॉट योर बेसिक ऑपरेटिंग इनकम, दीज आर नॉन ट्रेडिंग इनकम। ऐसा इनकम अगर प्रॉफिट के अंदर घुसा रहेगा, हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे पीएल में तो लिखते हैं बाई इंटरेस्ट, लेकिन ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है। अगर ऐसा इनकम यहाँ पर घुस के बैठा हुआ है प्रॉफिट के अंदर, तो आपको लेस करना पड़ेगा। और क्या लेस करेंगे? फ्यूचर एक्सपेंसेस, मतलब आप देख रहे हो कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा एक्सपेंसेस अराइज कर जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया इसमें कंसीडर नहीं किया गया, तो हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस अराइज करने का, इनकर करने का चांसेस है, अभी कंसीडर नहीं किया गया, ऐसे एक्सपेंसेस को लेकिन कंसीडर करके आपको प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। तो जो हमने अभी डिस्कशन किया है, इसको हम लोग सवाल में करके दिखाते हैं। देखो बच्चे, एक सवाल लिया गया, ऊपर में है आपका 4 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया है, 2017, 18, 19, 20, 4 साल का प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, लेकिन हर साल का प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूरी है। तो क्या है, मैंने लिख चुका है। 2017 में 1 लाख प्रॉफिट था, 18 में 2 लाख, 19 में 1 लाख 80, 2020 में 1 लाख 20। तो एडजस्टमेंट्स क्या चाहिए? देखो, पहला साल में क्या झंझट क्या था? 2017 वाला प्रॉफिट जो 1 लाख था, उसके अंदर आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, इसका मतलब इस साल का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में, उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्या किया? यहाँ आपका नेट प्रॉफिट आया है, उस साल में नेट प्रॉफिट 1 लाख आया है, लेकिन इस 1 लाख में आपने कैसे पहुंचे? आपने एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उसको यहाँ पर डेबिट कर दिया था। एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उसको यहाँ पर डेबिट किया। कितना एबनॉर्मल लॉस था आपका? 20,000 एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट आया था 1 लाख। लेकिन हम लोगों ने अभी क्या सीखा? एबनॉर्मल लॉस तो हर साल नहीं होता। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मलिटी, कोई नॉन रिकरिंग फिनोमेनन का इंपैक्ट नहीं रहना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस फ्यूचर में सस्टेन नहीं होगा। अगर फ्यूचर में भी एबनॉर्मल लॉस होता रहेगा तो वो थोड़ी एबनॉर्मल है, वो तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा फिर। तो एबनॉर्मल लॉस अगर किसी साल के अंदर घुस के उन साल का प्रॉफिट को घटा दिया है, तो आज हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में पहुंचने के लिए उसको
इग्नोर करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? इस साल का प्रॉफिट को घटा दिया एबनॉर्मल लॉस, तो अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो कितना प्रॉफिट होता? तो आपका प्रॉफिट हो जाता 1,20,000। अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो ये लॉस यहां पर नहीं आता, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाता। मानो यहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 1,20,000, अब 20,000 एबनॉर्मल लॉस हो गया, इसलिए यहां पर नेट प्रॉफिट 1 लाख आया। अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो जो ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 था तो वही यहां पर नेट प्रॉफिट आ जाता। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग अभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो नेट प्रॉफिट 1 लाख जो था ये आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, तो अगर एबनॉर्मल लॉस ना होता तो ये प्रॉफिट 20,000 बढ़ जाता। एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट को हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया। अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट कितना हो जाता? 1,20,000, राइट। फ्यूचर में यही प्रॉफिट हो गया होगा। नेक्स्ट 2018 में देखो 2 लाख आपका प्रॉफिट है, लेकिन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000। इसका मतलब है कोई एक एबनॉर्मल गेन, गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गया या कोई एबनॉर्मल रिसीव हो गया, वो इस साल के अंदर घुसा हुआ है, इस साल का प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। लेकिन फिर वही बात, एबनॉर्मल गेन तो हर साल नहीं होगा। अगर एबनॉर्मल गेन हर साल होता रहेगा तो वो एबनॉर्मल कहां है? तो एबनॉर्मल गेन अगर इसके अंदर घुसा है तो इस साल का प्रॉफिट को वो बढ़ा दिया है, फ्यूचर में मेंटेन नहीं होगा। दैट 30,000 ऑफ एबनॉर्मल गेन इट इज नॉट मेंटेनेबल इन फ्यूचर। तो इस साल का प्रॉफिट को घटा दिया है, इसको सुधारना है, तो हम लोग 30,000 उसके अंदर घुस के बैठा हुआ है, इसको माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन को हम लोग माइनस कर देंगे। अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो कितना इनकम होता, कितना प्रॉफिट आता, वही देखेंगे। वो होता है आपका 1,70,000, राइट। नेक्स्ट 19 में देखो 1,80,000 प्रॉफिट था आपका, इंक्लूडिंग नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 10,000। फिर वही बात, नॉन रिकरिंग इनकम मतलब जो इनकम हर साल नहीं होगा, ऐसा इनकम इस साल में घुस के बैठा हुआ है। इसका मतलब फ्यूचर में ये इनकम नहीं होगा, फ्यूचर में दैट इनकम इज नॉट मेंटेनेबल इन फ्यूचर। तो फ्यूचर का प्रॉफिट में उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहना चाहिए, लेकिन इस साल का प्रॉफिट के अंदर उसका इंपैक्ट है। इस साल का प्रॉफिट को हमने बढ़ा दिया है, तो घटाएंगे हम लोग। कितना घुसा हुआ है नॉन रिकरिंग इनकम? 10,000 नॉन रिकरिंग इनकम। तो ये आ गया आपका, ये भी आपका 1,70,000 आ गया। नेक्स्ट साल 2020 में देखो, इस साल में आपका जो 1,12,000 था, ये मैंने भूल लिखा है, 1,12,000 आपका जो प्रॉफिट है, उस 1,12,000 प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट घुस के बैठा हुआ है 12,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम लोग नॉन ट्रेडिंग इनकम कहते हैं। ये है नॉन ट्रेडिंग इनकम आपका। नॉन ट्रेडिंग इनकम मतलब जो इनकम मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट नहीं किया, जो बाहर किसी जगह से इनकम हो गया, लेकिन वी आर कंप्यूटिंग द एवरेज प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। क्योंकि गुडविल तो इस बिजनेस का, इफ आई एम ए शू मैन्युफैक्चरर, तो जूता बेच के मेरा कितना प्रॉफिट होता है उसको लेके वी आर कंसर्न्ड। तो ये नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर घुसा रहेगा तो वो मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटी से इनकम नहीं है। तो नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर किसी ईयर का प्रॉफिट के अंदर घुस के बैठा हुआ है तो हम लोग उसे बाहर निकालेंगे। हटा 7 की घटा, कितना था वो? 12,000। अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी लिख देते हैं, नॉन ट्रेडिंग इनकम। माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 लाख, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज करेंगे। कैसे? इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख 40, 5 लाख 60। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने टोटल कर दिया, 5,60,000 आया है। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? टोटल प्रॉफिट को हम लोग 4 साल था, 4 साल से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,40,000। अब हम लोग गुडविल कैलकुलेशन करेंगे। क्या बोला देखो, गुडविल, यहाँ पर गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको कंसिडर करना है। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 आया,
आया था, 3 इंटू 1,40,000 किया, 1,40,000 किया, 4,20,000, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो बच्चों, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम लोग अभी गुडविल कैलकुलेशन किया है, इसका बहुत सारे लिमिटेशंस है। सबसे बड़ा लिमिटेशंस ये है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इन सिंपल एवरेज मेथड। मतलब अगर किसी एक साल में आप देख रहे हो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ रहा है, पहला साल में, जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया गया, देखो यहां पर प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, हो सकता है प्रॉफिट घट भी सकता था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग इस ट्रेंड को कंसीडर नहीं करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ रहा है, यह बहुत ही गुड न्यूज है फॉर द बिजनेस का गुडविल के ऊपर इसका इंपैक्ट आना चाहिए। और अगर प्रॉफिट घटता रहेगा तो उसका इंपैक्ट भी गुडविल के ऊपर आना चाहिए, गुडविल घटेगा फिर। सिंपल एवरेज मेथड में ये जो ट्रेंड शो कर रहा है, इसको कोई हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, ट्रेंड को। उस लिमिटेशंस को हटाने के लिए हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इंट्रोड्यूस किया है उसको। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, वी कंसीडर द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। देखो यहां पर क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस का आर्थिक अवस्था में सुधार आ रहा है, बिजनेस का आर्थिक अवस्था अच्छा हो रहा है। तो इस अच्छाई का इंपैक्ट कैसे दिखाएंगे हम लोग? बाय यूजिंग वेट्स। वेट्स क्या है? वेट्स है इंपॉर्टेंस। पहला वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि वेट्स है इंपॉर्टेंस। हम लोगों ने सीखा था कि जो आपका दूर वाला ईयर है, यहां पर इफ वी आर कंप्यूटिंग गुडविल इन द ईयर 2020, तो 2016 बहुत दूर वाला ईयर है। उस ईयर का इंपैक्ट अभी बहुत कम है। मैंने बोला था कि आपका टीचर आपको हर रोज एक थप्पड़ मारते हैं। जो थप्पड़ आज मारा है उसका इंपैक्ट बहुत रहेगा आपके शरीर में, लेकिन जो थप्पड़ आपको 2016 में लगा है आप भूल चुके हो उसको। यानी जो आपका दूर वाला ईयर है, बहुत दूर वाला ईयर है, उस ईयर का प्रॉफिट का इंपैक्ट गुडविल के ऊपर बहुत कम है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो नजदीकी ईयर है, जो करंट ईयर है, उसका वेट्स इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देते हैं। कैसे इंपॉर्टेंस को हम लोग बढ़ाते हैं? बाय यूजिंग वेट्स। अगर हम लोग यहां पर वेट्स यूज करेंगे तो इस साल का वेट सबसे ज्यादा होगा और इस साल का वेट सबसे कम होगा। कैसे वेट्स लिखते हैं हम लोग? दूर वाला यहां पर देयर आर 5 इयर्स, तो यहां पर 1 वेट्स देंगे, इसको 2, 3, 4, 5। अगर 6 साल होता तो यहां पर 6 वेट्स दे देते। देखो बच्चों, अगर सवाल में कोई दूसरा वेट्स के बारे में बोला हुआ है कि नहीं आपको 2016 में 2 वेट्स देना है, 17 में 8 वेट्स देना है, 18 में 9 वेट्स देना है, तो वो देना। अगर सवाल में वेट्स नहीं है, कुछ नहीं बोला वेट्स के बारे में, लेकिन आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है, तो ऐसे करते हैं हम लोग। अगर 7 साल रहते तो यहाँ नेक्स्ट साल में 6 वेट्स, उसके बाद 7 वेट लगा देते हम लोग। लेकिन इस सवाल में तो बोल दिया, देखो यहाँ पर बोल दिया कौन साल में कितना वेट्स है, वही लगा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट का नियम तो हम लोगों को पता है, पहला वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था। तो हम लोग प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पर आपका 10,000 वेटेड प्रॉफिट। 20,000 इंटू 2 इसका वेट्स आ जाएगा आपका 40,000 वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। इसका आ जाएगा 90,000 वेटेड प्रॉफिट। इसका आ जाएगा 1,60,000 वेटेड प्रॉफिट और इसका आ जाएगा 2,50,000 वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे। ये कितना होगा आपका 1 लाख, 3 लाख, 5,50,000, राइट। तो बच्चों यहाँ पर टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया था आपका 5,50,000 और टोटल वेट्स आया था 15। देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, 5,50,000 को 15 से डिवाइड कर दिया, यू गेट 36,667। दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
ना इस सवाल में गुडविल कैसे कैलकुलेशन करना है, देखो क्या लिखा है, गुडविल क्या है यहाँ पर 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था आपका 36,667, उसको हम लोग 4 years बोला है तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1,46,668 आ गया, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एक सवाल करेंगे जो रियली स्टैंडर्ड सवाल है, करके मजा भी आएगा, चलो करते हैं। देखो बच्चों, आप जो सवाल लिया गया ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेशन करना है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्शन हम लोगों ने सीखा था पहले, प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला जाए, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इसका सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, प्रॉफिट्स जो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था यहाँ पर दे दिया है आपका 90,000, 2,20,000, 3,30,000 एंड 4 लाख। लेकिन ये जो प्रॉफिट्स है दिस आर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट वी हैव टू कंसिडर एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑल्सो, ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो देखेंगे यहां पर एडजस्टमेंट क्या होता है। क्या है, पहले बोला है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2017 में, इस साल में एक एबनॉर्मल लॉस था 12,000 का। तो क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस होने से इस साल का प्रॉफिट घट गया, एबनॉर्मली घट गया, जो फ्यूचर में नहीं होगा। तो इस साल का प्रॉफिट घट गया तो बढ़ा देंगे। यहां पर हमने लिखा था ना, एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस फ्यूचर में और इनकर नहीं करेगा, ऐड करेंगे। फिर क्या ऐड करेंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस 12,017 में, राइट। नेक्स्ट देखो, 18 का जो प्रॉफिट था उसमें एबनॉर्मल गेन था 20,000। एबनॉर्मल गेन मतलब दैट 20,000 इज नॉट मेंटेनेबल इन फ्यूचर। ये तो एबनॉर्मली इस साल में गेन हो गया, फ्यूचर में तो ये इनकम नहीं होगा और आपका, तो हम लोग तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, लेस कर देंगे, लेस एबनॉर्मल गेन। देखो यहां पर हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन क्या किया था, लेस कर दिया था, वही करेंगे, एबनॉर्मल गेन लेस कर देंगे। कौन सा साल में था ये, 18 में। अमाउंट कितना था, 20,000, माइनस कर दिया। नेक्स्ट, तो 2019 में एक नॉन ट्रेडिंग इनकम है। नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या है, जो इनकम आपका बेसिक ऑपरेशन से जनरेट नहीं करता, आपको बाहर से इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है, ये इनकम आपका बेसिक ऑपरेशन से नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि अगर आई एम ए शू मैन्युफैक्चरर, जूता बना के मेरा प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम है, वो मेरा ट्रेडिंग इनकम है। लेकिन अगर किसी जगह में हमने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मेरा नॉन ट्रेडिंग इनकम हो जाता है। नॉन ट्रेडिंग इनकम को वी विल नॉट कंसिडर इन कंप्यूटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल के ऊपर नॉन ट्रेडिंग इनकम का इंपैक्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते। जो मेरा बेसिक ऑपरेशन है, जो मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसी का इंपैक्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं इन कंप्यूटिंग गुडविल। दैट इज व्हाई इफ any non-trading income is included in any year's profit, then that should be ignored, that should be discarded. तो नॉन ट्रेडिंग इनकम यहाँ पर लेस किया था, यहाँ पर भी करेंगे। कौन साल में था ये, 19 में, लेस नॉन ट्रेडिंग इनकम 19 में था। कितना था नॉन ट्रेडिंग इनकम, 30,000। इस इनकम को भी हम लोग माइनस कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद नहीं, 2020 में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बाकी एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 1 में देखो क्या बोला, ऑन 31/12/18, मतलब इस साल की अंत में 31/12 में, 31/12/18, a machinery costing 36,000 was purchased but debited to PL account. Adjustment is needed for depreciation 10%. इसका माने क्या है? You have purchased a machine costing rupees 36,000 on that year, on the last date of that year.
और मशीन खरीद के आपने क्या किया था, उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मशीनरी को डेबिट करता है? उसका डिप्रिसिएशन होगा तो आएगा। मशीनरी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो बैलेंस शीट में जाता है, थोड़ी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। लेकिन अकाउंटेंट रॉन्गली क्या किया, एक मशीनरी परचेस करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएगा। तो प्रॉफिट घट जाएगा, ये वाला चीज को देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही तो हुआ है। एक मशीन को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया और प्रॉफिट को आपने घटा दिया। तो आज अगर सही करेंगे तो प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। जिस साल में ये प्रॉब्लम हुआ तो ऐड करेंगे हम लोग, ऐड परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू पीएल, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन साल में हुआ आपका, सवाल में देखो, ये हुआ आपका 2018 की अंत में, मतलब 18 में हुआ है। कितना अमाउंट था इसका अमाउंट था आपका 36,000। 36,000 से 18 का प्रॉफिट घट गया तो 36,000 ऐड करके प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, राइट। ये वाला पॉइंट को हम लोगों ने कंसीडर किया। अभी नेक्स्ट क्या है, अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना चाहिए। आपने तो उसे एज एन एसेट कंसीडर ही नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया। आपने क्या किया, आपने इसको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा के 18 में डाल दिया। अब इसको अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाओगे तो इसको तो यू आर नॉट कंसीडरिंग एज एन एसेट, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए था उस डेप्रिसिएशन को भी फ्यूचर ईयर्स में आपने चार्ज नहीं किया, तो है तो एसेट वो। तो अभी अब अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करना है। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा, तो जो भी साल में जितना डेप्रिसिएशन आना चाहिए था उतना लाएंगे हम लोग। देखो, इस एसेट को आपने कब खरीदा है, इस एसेट को आपने खरीदा है इस ईयर की अंत में 31/12/18 में, मतलब इस साल में ये एसेट एक दिन भी नहीं खटा, तो इसके लिए इस साल में वी आर नॉट चार्जिंग एनी डेप्रिसिएशन। अगर ये एसेट आपको बोलते कि एट द मिडिल ऑफ 2018 परचेज हुआ है तो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन यहां पर भी लेस करना पड़ता। अगर बोलते कि 1/1/2018 में वो एसेट परचेज हुआ है तो सारा साल भर का डेप्रिसिएशन इस साल में लेस करना पड़ता। यहां पर एज वी हैव परचेज दैट एसेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ दैट 2018, therefore there is no need of charging depreciation in that particular year. But in the year 19 and 20 एसेट तो सारा साल भर खटा ये दो साल में, तो ये 2 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो प्रॉफिट आपने चढ़ा के रखे हो, बढ़ा के रखे हो, उसको आज घटाना पड़ेगा। तो हम लोग डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे, लेस अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, undercharged depreciation on machinery, right? तो कितना होगा आपका डिप्रिसिएशन? इस साल में नहीं हुआ क्योंकि लास्ट डेट में खरीदा गया है, 19 में होगा। एसेट का वैल्यू था 36,000, उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन है फुल ईयर का, तो 3,600 डेप्रिसिएशन इस साल में माइनस होगा। अब 2020 में भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे, कितना होगा देखो। यहां पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बोला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है आपका, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 36,000 एसेट का कॉस्ट प्राइस था, उससे लास्ट साल में जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गया वो माइनस हो जाएगा। 36,000 से 3,600 अगर माइनस करोगे तो WDV ऑफ द एसेट आ जाएगा। WDV ऑफ द एसेट आ गया जो उसके ऊपर फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और ये वैल्यू आएगा आपका, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 3240, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन चार्ज होता,
इस सवाल में अगर बोलते कि स्ट्रेट लाइन में डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो इस साल में भी 36,000 के ऊपर 10% होता, इस साल में भी 36,000 के ऊपर 10% होता। लेकिन यहां पर क्या बोला है, रिड्यूसिंग बैलेंस चार्ज करना है, इसीलिए हम लोग रिटन डाउन वैल्यू निकाल लिया। 36,000 जो कॉस्ट प्राइस था उससे पहला साल का डिप्रिसिएशन माइनस करके जो रिटन डाउन वैल्यू आया है उसके ऊपर 10% चार्ज किया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 18, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वॉज ओवर वैल्यूड बाई 8,000। आप सोचो क्लोजिंग स्टॉक का इस पॉइंट को तब पहले हमने नहीं बोला था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इस चीज को मैंने खुलासा नहीं किया था, आप करते हैं। क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाई 8,000। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सोचना है तो एक काम करो, आप एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सोच लो। यह है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किस तरह लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में। जनरली हम लोग इसको इनकम साइड बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां बैठता है, इनकम साइड में। इनकम साइड में अगर क्लोजिंग स्टॉक बैठता है तो क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या आता है, ये प्रॉफिट को बढ़ा देता है। इनकम साइड में लिखेंगे तो आपका इनकम का साइड बढ़ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, ये प्रॉफिट को बढ़ा देता है। यहां पर आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। इस साल में 2018 में इसको ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उससे 8,000 ज़्यादा लिख दिया। अब इनकम के साइड अगर 8,000 ज़्यादा लिख दोगे तो प्रॉफिट तो 8,000 से बढ़ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो तो 8,000 से बढ़ जाएगा। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया किसी साल में, 18 में हुआ है, तो 18 का प्रॉफिट बढ़ गया। आज आपको क्या करना है, 18 का प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन साल में ये हुआ, 18 में। कितना से हुआ आपका, 8,000 से। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे 18 से, 8,000 से। अब इसका एक रिवर्स इंपैक्ट भी आता है। कहां, मानो 18 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही तो है 19 का ओपनिंग स्टॉक। अब 18 का क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो 19 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा। अब फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सोचो। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक किस तरह आता है, ये 2019 के बारे में सोचो। 2019 का ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सोचो। 19 का ओपनिंग स्टॉक इधर लिखा जाता है, यानी दिस इज साइड ऑफ एक्सपेंसेस, इस तरफ लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक को। अब 18 का क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, मतलब 2019 का ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया। ओपनिंग स्टॉक यहां पर अगर 8,000 से बढ़ जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे अगर आप 8,000 ज्यादा लिख दोगे तो खर्च आपने 8,000 से बढ़ा दिया, खर्च की साइड में ओवरसेटेड हो गया, खर्च बढ़ा दिया। खर्च बढ़ा देगा तो बढ़ा दोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएगा। मतलब 18 का क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन है तो 19 का ओपनिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन है। यही फिगर तो 18 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही तो 19 का ओपनिंग स्टॉक है। तो 19 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया यानी एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए यानी प्रॉफिट घट गया। तो प्रॉफिट घट गया 19 का, आज बढ़ाएंगे प्रॉफिट को। एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2019, ये था 18 का, ये था 2018 का क्लोजिंग स्टॉक, और 19 का है ये आपका, ये जो आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है ये 19 में है। कितना है आपका, वही 8,000। खर्च बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ गया तो आज प्लस करेंगे इसको। खर्च बढ़ गया तो प्रॉफिट घट गया था, प्रॉफिट को हम लोगों ने बढ़ा दिया। हुआ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में देखो, मैनेजरियल एक्सपेंसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ₹10,000। आपको बोला है, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा था, देखो तो, फ्यूचर एक्सपेंसेस नॉट कॉन्सिडर्ड येट, मतलब फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस अराइज कर सकता है, आपने अभी कॉन्सिडर नहीं किया अभी तक। ये जो भी प्रॉफिट है चारों साल का, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है 90,000, 2 लाख, 23 लाख, 30 एंड 4 लाख, ये कैलकुलेशन करने का समय आपने मैनेजरियल एक्सपेंसेस को कॉन्सिडर नहीं किया था। लेकिन फ्यूचर ईयर्स में
बोल रहा है कि मैनेजरियल एक्सपेंसेस, नया मैनेजरियल एक्सपेंसेस अराइज कर जाएगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए ये हर साल का प्रॉफिट से मैनेजरियल एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या उचित था, ये हर साल का प्रॉफिट से मैनेजरियल एक्सपेंसेस जो फ्यूचर ईयर्स में आपका अराइज करेगा, आपको लग रहा है कि फ्यूचर ईयर में अराइज करेगा, उसको आपने कंसीडर ना करते हुए इस प्रॉफिट को निकाला है, इसलिए हर साल का प्रॉफिट को हमने करेक्शन कर लेंगे। तो हर साल का प्रॉफिट से हम लोग फ्यूचर एक्सपेंसेस जो अभी कंसीडर नहीं किया गया, फ्यूचर एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर्ड येट, इस पॉइंट को हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। तो मैनेजरियल एक्सपेंसेस कितना है, 10,000 करके हर साल में माइनस हो जाएगा। हर साल का प्रॉफिट से इसको घटा देंगे, क्योंकि हर साल में ये चार्ज होना चाहिए था, लेकिन आपने चार्ज नहीं किया था, लेकिन फ्यूचर ईयर्स में ये तो चार्ज होता रहेगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। तो अगर इसको एडलेस करेंगे हम लोग, तो ये आता है आपका 92,000, ये आता है आपका 2,18,000, ये आता है आपका 2,94,400, और ये आता है आपका 3,86,760। चेक कर लेते एक बार। These all are your adjusted profits। सब कुछ सही करने के बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या आ रहा है ये दिखाया गया यहाँ पर। अब जो भी एरर्स था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में, जो भी प्रॉब्लम था वो हम लोगों ने ओवरकम कर गए, और ये जो प्रॉफिट उभर के आया है ये क्या है, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, एवरेज एनुअल ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ गए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कैलकुलेशन करना चाहिए था, एवरेज एनुअल ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला, जो प्रॉफिट फ्यूचर में हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहां से वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जाएंगे। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने एक नया टेबल लिया है जिसमें हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसका नियम में तो कोई चेंज नहीं है, ईयर्स जो था लिखा, और लास्ट जो टेबल हम लोगों ने बोर्ड में बनाया था उससे हम लोग ये ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अलग अलग साल का 2017, 2018, 2019 एंड 2020 का जो भी एवरेज जो भी ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया था उसको कैलकुलेशन कर लिया था, उसको यहाँ पर उतार दिया हम लोगों ने। फिर क्या किया, वेट्स अलॉट किया, वेट्स असाइन किया, सवाल में जैसे बोला है वैसे वेट्स असाइन करेंगे। तो वेट्स असाइन करने के बाद हम लोग वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन किया। सभी को पता है क्या करते हैं हम लोग, 92,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिखा 2,18,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, 2,94,400 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3,86,760 को 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, वेटेड प्रॉफिट को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया, ये आया आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट। और ये आया आपका 1 2 3 4 ऐड किया है 3 3 6 4, ये होता है आपका 10, ये है टोटल वेट्स। अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट, ये है आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट। उसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, तो इसको हम लोगों ने 10 से डिवाइड कर दिया, हम लोगों को मिल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये है। अब इस सवाल में देखो गुडविल क्या है, गुडविल बोला है 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यह है गुडविल। तो हम लोगों ने ईयर ऑफ परचेज क्या है 2 को मल्टीप्लाई किया दैट वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, तो ये जो वैल्यू आया 5,91,648, यही आपका गुडविल आ गया, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट का जो भी जर्नी था गुडविल की वैल्यूएशन में, गुडविल वैल्यूएशन में जो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज प्रॉफिट से जो गुडविल वैल्यूएशन होता है वो इतना ही। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो एवरेज प्रॉफिट में और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आने वाला जो वीडियो आ रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, ठीक है। तो सवाल को ठीक से देखना, पॉज करके सवाल को चाहो तो कॉपी में उतार लेना। अगर वीडियो अच्छे लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। और एक काम करना, आने वाला जो भी वीडियो आएगा उसका हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, अगर आप बेल आइकन को भी दबा दोगे। खुश रहना, सेफ रहना, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।